Guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express complete newspaper and editorial analysis of 10th of October 2020. So before we start, I have some message for you. Guys, जिन लोगों को ये जो हाईलाइटेड न्यूज़पेपर जिससे मैं पढ़ाता हूँ अगर ये चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूँगा जिसमें कुछ सीरियस एस्पिरेंट जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। और इसमें मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और जो भी मटेरियल मुझे लगेगा कि रेलेवेंट है यूपीएससी और पीसीएस के लिए वो मैं डालता रहता हूँ। ओके, तो मैं नीचे ग्रुप की इनविटेशन लिंक दे दूँगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि फाइजर जो वैक्सीन अभी लॉन्च की है यूएस ने, उसके लिए एक्सप्लेन्ड पेज में जो पेज आया है उसके लिए मैं कल ही रात में एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ अलग से उसके लिए, ठीक है। तो वो मैं इस न्यूज़पेपर में डिस्कस नहीं करूँगा। उसकी जो लिंक है मैं नीचे दे दूँगा। तो वो 6-7 मिनट का वीडियो है, तो आप वो इसके साथ देख लीजिएगा क्योंकि इसका एक्सप्लेन्ड पेज है आज इसमें आया है, लेकिन कल मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना चुका था, इसलिए आज इस वीडियो में मैं फिर से दोबारा उसको डिस्कस नहीं करूँगा। सो दैट इज़ द 2 थिंग दैट यू नीड टू फॉलो। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइजर क्लेम्स फर्स्ट बिग ब्रेक थ्रू टेस्ट वैक्सीन 90% इफेक्टिव फेज 3। तो फाइजर जो है उन्होंने वो एक वैक्सीन की ट्रायल कर रहे थे और वो टेस्टिंग के बाद अभी ये क्लियर हुआ है कि वो मोर देन 90% जो लोग हैं उन पे काम कर रही है। ओके, तो ये अमेरिका की जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है उसकी नोट अगले हफ्ते तक मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, अभी इसमें दिया हुआ है कि इसको बनाया किसने है। फाइजर तो ये एक यूएस की एक जाइंट फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जर्मन की बायोटेक कंपनी बायोटेक है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर बनाया है फेज 2 और ये mRNA वैक्सीन है। कैंडिडेट बाय एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट डेटा मॉनिटरिंग कमेटी हैज़ नॉट रिपोर्टेड एनी सीरियस सेफ्टी कंसर्न। तो उन्होंने कोई सीरियस सेफ्टी कंसर्न इस पर कोई उसकी रिपोर्टिंग नहीं की है और mRNA वैक्सीन है। इसके जो एक्सप्लेन पेज है उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। 6-7 मिनट का वीडियो है, सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्या इंडिया में आएगी या नहीं ये भी उसमें उस एक्सप्लेन पेज में दिया हुआ है जो मैंने डिस्कस किया है। गूगल टू बी प्रूव्ड फॉर अलीग्ड यूज और डोमिनेंस। तो इन येट अनदर सेटबैक फॉर गूगल द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मैंडेट इनिशिएटेड डायरेक्टर जनरल लेवल प्रोब इनटू alleged abuse of dominance position by company to promote the payment ऐप गूगल पे। तभी क्या हो रहा था कि जो गूगल पे है, जो गूगल का ऐप है, कोई भी अगर आप सर्च करोगे तो गूगल पे को सबसे पहले दिखाता है, मतलब कि अपनी वेबसाइट पे अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए डोमिनेट करता है और अदर जो ऐप है उनको कम दिखाता है, ठीक है। कम मतलब कि वो ट्रेंडिंग पे अपना गूगल पे का ऐप दिखाता है, उसके बाद फिर दूसरे ऐप को दिखाता है। अब इस पे लोगों ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे मतलब केस किया था। तो वही है कि जो लीगल जो डोमिनेंस करता है गूगल, उसके लिए कंपटीशन कमीशन इंडिया ने उसको नोटिस दिए। ओके, नाउ सॉरी फॉर दैट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002। तो कंपटीशन एक्ट 2002 जो है उसको इन्फोर्स करता है थ्रू आउट इंडिया एंड प्रिवेंट एक्टिविटीज़ दैट हैव अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया। तो जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं कंपटीशन में, मतलब फेयर ट्रेड में इंडिया में, उन सबको ये देखता है। इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 14 अक्टूबर 2003। तो 2002 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2002 का जो कंपटीशन एक्ट है वो ये देखता है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, याद रखिएगा, प्रीलिम्स से डायरेक्टली पूछ सकता है। टॉक भी रेगुलेटर नेक्स्ट, इंडिया कोल्ड चेन है चैलेंज। तो अभी फाइजर ने जो है वैक्सीन तो बना ली है, अभी ट्रायल हालांकि होना बाकी है। ओके, टॉक्स तो अभी इंडिया के लिए चैलेंज क्या दिया रहा है कि टॉक्स भी रेगुलेटर नेक्स्ट। तो अभी इंडिया को क्या करना होगा, जो ड्रग रेगुलेटर है, जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, उनसे बात करनी होगी कि इंडिया में कैसे वैक्सीन को लाया जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया कोल्ड चेन है चैलेंज। तो अगर मान लीजिए वैक्सीन आती है तो उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज भी इंडिया के पास होगा। तो इनको अभी
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को एडवाइजरी भी जारी करी थी कि वो लोग अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज़ और कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ जो है उसको अपग्रेड कर लें, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा तो फिर स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो वैक्सीन कहाँ पे रखेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कैसे कराएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे कैसे। तो ये दो चीज़ें हैं। अभी रेगुलेटर्स से टॉक करने का मतलब ये है कि क्या इंडिया बाहर से इंपोर्ट करेगा, इसके बारे में बात करनी है, या फिर इंडिया की कोई फर्म होगी उसको कोलैबोरेशन में यहाँ पे ही वैक्सीन बनाई जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है फाइजर के बारे में दिया गया है। एक्सप्लेन पेज आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन कितने लोगों पे ट्रायल हुआ, किस फेज़ में है, इंडिया में आएगी या नहीं आएगी, यूएस में क्या होगा। सो दैट इज़ द थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये तो दिल्ली का सिटी पेज है, नॉट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट। ओवर 4000 डेथ इन अ वीक, पॉल्यूशन ऐड टू द वरी। तो ये न्यूज़ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन तो आपको पता ही हर रोज़ बढ़ ही रहा है। इस पे से एक पॉइंट आप ये निकाल सकते हैं कि अगर आप कोविड के बारे में कभी लिख रहे हैं तो उसमें आप ये याद रखिएगा कि एयर पॉल्यूशन जो है उसने कोविड की जो मॉर्टेलिटी है उसमें एक मेजर रोल प्ले किया है। ठीक है, जहाँ पे एयर क्वालिटी वर्स्ट है, एकदम ख़राब एयर क्वालिटी है, वहाँ पे जो कोविड से मॉर्टेलिटी और डेथ हो रही हैं वो ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू जहाँ पे फ्रेश एयर मिलती है। अच्छा रीजन है जहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छी है। एनजीटी बैन सेल एंड यूज़ ऑफ क्रैकर्स अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर में फायर क्रैकर्स का बैन कर दिया गया है। एनजीटी ने खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इसको बैन कर दिया गया है। ओके, एनजीटी के बारे में आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ भी चुका है एक बार। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड बॉडी सेटअप अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिएट डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या क्या काम करता है याद रखिएगा। 2010 का एक्ट है एनजीटी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए जो केस है उसको हैंडल करता है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये 6 महीने में जब पटिशन या केस फाइल किया जाता है तब उसके 6 महीने में डिस्पोजल मतलब वो केस जो है फाइनलाइज कर देता है। ठीक है, एनजीटी का जो सिटिंग है मतलब 5 जगह इसका प्रिंसिपल प्लेस है बैठने का। न्यू दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, मुंबई नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि वो दे सकता है कहाँ पे एनजीटी है, तो इसमें मुंबई नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। अब ये दो केसेस नहीं देखता, वर्ल्ड प्रोटेक्शन इन 1972 एंड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट 2006, ये दो नहीं देखते हैं। एक और एक्ट है जो देखिए ये 1972 है, एक 1927 है। ओके, तो वो एक्ट का नाम मुझे नहीं याद रहा, लेकिन याद रखिए कि 72 और 27 से जो आएगा, मान लीजिए पूछता कौन कौन से एक्ट इसके एनजीटी के अंदर में आते हैं, तो इसमें लास्ट में 27 और 72 रहेगा, वो ये नहीं देखता है। और ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट ये 2006 भी नहीं देखता है। ओके, एयर क्वालिटी पैनल टू पुश फॉर वर्क फ्रॉम होम कल्चर। तो एयर क्वालिटी का जो पैनल है उन्होंने एक और पुश किया है कि भाई मान लीजिए आप गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं और जो यूज़ कर रहे हैं, अगर जिनका काम जैसे वर्क फ्रॉम होम अभी हो रहा था, तो उनका अगर वर्क फ्रॉम होम हो जाए कुछ दिन के लिए, तो लोग गाड़ी का यूज़ कम करेंगे, सुबह सुबह ऑफिस कम न आएंगे, घर से अपना काम करेंगे। तो अगर गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे तो जो CO2 एमिशन है और जो पॉल्यूटेंट एमिट होते हैं थ्रू द व्हीकल्स, उनसे थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है। सो दैट इज द थिंग, आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं जहाँ पे अभी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो। ओके, डिलेड सैलरी का शैडो ऑन एनसीडी वर्कर दिवाली। तो एनसीडी वर्कर्स की सैलरी डिले हो गई है, दैट इज द थिंग, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, पंजाब स्टिकल विथ शॉर्टेज एट 230 गुड्स ट्रेन स्टक फॉर अ मंथ। पंजाब में क्या हुआ है कि 200-300 जो ट्रेनें थी वो गुड्स और कैरियर्स वाली, वो वहाँ पे रुकी हुई हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अदर जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनके चलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो ट्रैक पे खड़ी हैं। ओके, और दूसरी चीज़ें इसमें दो ही कंसर्न दिया गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि जो वर्कर्स थे वहाँ पे, मान लीजिए कोई लेबर का काम करता था, कोई सुपरवाइजर, कुछ भी था, तो वहाँ पे हो क्या रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि पहले हम 10 से 15 हज़ार रुपये कमा लेते थे, अभी 2-3 महीने जब बंद हो गया तो उनके 1 भी रुपया नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग, दो कंसर्न इसमें दिए गए हैं कि ट्रेन रुकने से क्या क्या हुआ है पंजाब में। तो अभी वहाँ की जो एक मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि उनको पुश करना चाहिए, जो वहाँ पे एम्प्लॉई थे वो लोग ऐसे प्रोटेस्ट टाइप का कर रहे थे, तो उन्होंने कहा प्रोटेस्ट करना चाहिए, जिससे अगर ये हट जाएगा तो पैसेंजर ट्रेन भी
चलने लगेंगी, लोगों को भी फ़ायदा होने लगेगा। दैट इज द थिंग। पंजाब लेटेस्ट टू ड्रॉप जनरल कंसेंट ऑफ CBI। तो CBI के बारे में बता देता हूँ, मैंने लिखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ए प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी ऑफ इंडिया। इट फंक्शन अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री। तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में सारे डिपार्टमेंट आते हैं जिसके अंडर में करती है। ये पावर अपनी कहाँ से ड्राइव करती है? पावर अपनी ड्राइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ओके, सो दैट इज द थिंग। फेसबुक रिमूव्स मिस इन्फॉर्मेशन टैग फ्रॉम हिमांता वीडियो। तो अभी इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट केवल इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन फेसबुक रिकग्नाइज कर देता है कि गलत है, तो इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन का एक टैग लगा देता है। अब UPSC के प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेसबुक, और उसमें दे देगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो अगर उसने दे दिया कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन के जो वीडियो होते हैं उस पर टैग लगाता है, तो आपने प्रेवलेंटली बहुत ज़्यादा देखा नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो होता ही नहीं है, बट होता है। ये ध्यान रखिएगा, UPSC ऐसे ही फंसा सकता है, ठीक है। क्योंकि डिजी लॉकर का एक क्वेश्चन पूछा था दो साल पहले आई थिंक, तो उसमें भी उसने ऐसा ही फंसाया था, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट टू ग्रो सैफरॉन इन सिक्किम विल हेल्प फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी तक सैफरॉन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही बिकता था। इसके सैफरॉन की हिंदी मुझे नहीं पता गाइज, बिकॉज मैं हिंदी में एनालिसिस कर रहा हूँ, बट आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। तो आप लोगों में से जिनको सैफरॉन की हिंदी पता हो आप बता दीजिएगा, ओके। तो सैफरॉन पहले जम्मू एंड कश्मीर में ही ग्रो की जाती थी, ठीक है, बट अभी इसको सिक्किम में ग्रो करने की तैयारी चल रही है, ठीक है, साउथ सिक्किम में। विच प्रोड्यूस फर्स्ट क्रॉप ऑफ सैफरॉन दिस सितंबर। तो इस सितंबर में उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया है साउथ सिक्किम ने। पायलट प्रोजेक्ट एक बनाया गया था, ठीक है, यांग विलेज में साउथ सिक्किम में जो है, वहाँ पे सैफरॉन की पहली फसल वहाँ पे सितंबर में ग्रो कर ली गई। 1000 स्क्वायर मीटर्स में वो ये उगाई गई थी, ठीक है। सैफरॉन कल्टिवेटेड दिस लॉन्ग बीन रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड जोग्राफी इन जम्मू कश्मीर, मेनली पंपोर फॉलोइंग बाई बडगाम, श्रीनगर एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं केवल जम्मू कश्मीर में यहीं तक इसका जोग्राफिकल एरिया जो था लिमिटेड था। बट अभी क्या हो रहा है कि पहले तो सैफरॉन के लिए pH लेवल सॉइल की ज़रूरत होती है। तो सॉइल का pH लेवल जो साउथ सिक्किम में कुछ जगह पे, जैसे यांग जो जगह है वहाँ पे अगर pH लेवल देखा गया तो जम्मू कश्मीर के लगभग सिमिलर ही थी जिन डिस्ट्रिक्ट में सैफरॉन का कल्टिवेशन होता है, ओके। तो वहाँ पे pH लेवल सेम था। तो अभी क्या किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर से जो इसके सीड्स हैं उनको एयर कंडीशन में रख करके जम्मू एंड कश्मीर से एरोप्लेन से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया सिक्किम में, और फिर वहाँ पे उसका कल्टीवेशन किया गया है। दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अगर और इसकी जो क्वालिटी है वो भी कंपेयर की गई तो जम्मू एंड कश्मीर से अच्छी लग रही है, ऐसी कोई ख़राब नहीं है। हाउ इट compares to the saffron plant in Kashmir, if the quality is indeed similar then the north east will be good alternative site to grow saffron। तो इन्होंने कहा है कि अगर उसकी क्वालिटी जम्मू एंड कश्मीर से और ज़्यादा अच्छी होगी या उससे कंपेयर करेंगे तो वो अच्छी होगी, तो नॉर्थ ईस्ट जो होगा वो भी सैफरॉन का एक मेजर कल्टीवेटर बन सकता है इंडिया में। दैट विल बी गुड फॉर अस, ओके। जम्मू एंड कश्मीर पार्टी मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर अर्जेंट हियरिंग ऑफ प्लीज अगेंस्ट रिवोकिंग स्पेशल स्टेटस। 370 और 35 जो वो हट गया था उसके लिए जो वहाँ पे जो लोग मान नहीं रहे थे, अपोजिट साइड में जो थे, उन्होंने बहुत सारी पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने फिर से अप्रोच किया, उसकी सुनवाई होनी चाहिए कि रिवोक किया गया। तो उसमें वो लोग वही कह रहे हैं कि हटाया नहीं जाना चाहिए था, तो कैसे हट गया। बट वो उसमें दिया गया था कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट और लोगों के कंसेंट से, कैबिनेट के कंसेंट से उसको हटा सकता है। मतलब वो टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। कोई भी चीज़ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट नहीं होती है, गवर्नमेंट चेंज ही कर देती है, आपको भी पता है। हाई कोर्ट टू टीवी चैनल स्टॉप एयरिंग कंटेंट डिफेमिंग बॉलीवुड। तो अभी कल अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं हुई है, उसमें हाई कोर्ट ने कुछ बातें उठाई हैं, उसके बारे में देखना है। उन्होंने कहा है कि एक्सपेक्ट फेयर रिपोर्ट एंड न्यूट्रलिटी फ्रॉम मीडिया। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी पब्लिक है वो मीडिया से क्या चाहती है, फेयर रिपोर्टेड एंड न्यूट्रलिटी फ्रॉम इंडिया, की मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए और फेयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। I said there need to be some toning down because people do not want their private life dragged in public and are really scared of fourth state। तो उन्होंने कहा कि लोग जो फोर्थ स्टेट है, चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, उससे लोग डरते हैं बिकॉज यहाँ पे जो टोन है बहुत हाई है,
टोन हाई मीन्स कि लोग कुछ भी किसी के बारे में बोले, किसी की पर्सनल लाइफ में भी कुछ बोल रहे हैं डिबेट में। आपने टीवी डिबेट में देखा होगा, मैं तो टीवी देखना ही बंद कर दिया। तो प्राइवेट लाइफ के लोगों की बाहर आ रही है, आप बॉलीवुड को डिफेम कर रहे हैं, आप एक ही न्यूज़ को हज़ार दिन दिखा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत को चलिए ठीक है दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको 24 घंटे दिखा रहे हैं। बिहार में बाढ़ आ गई है, वहाँ पे कुछ आप नहीं दिखा रहे। तो दैट इज़ अ थिंग जो एक चीज़ इंडिकेट करती है कि आप किसी पॉलिटिकल जो पार्टी है उससे इन्फ्लुएंस है। तो हाई कोर्ट ने उस पर उनको फटकार लगाई है। आई एम हियरिंग पार्टिसिपेंट इन द डिबेट आर यूजिंग कस वर्ड टू बी कॉज they get so excited if you keep engaging them on that's what happen। तो उन्होंने कहा कि लोग ज़्यादा एक्साइटेड होकर लोगों को कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, और अगर उनको ऐसा इंगेज किया जाता रहा तो क्या होगा, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। जर्नलिस्ट अबाइड बाई प्रोविजन ऑफ प्रोग्राम्स कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल। तो उन्होंने कहा कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको केबल टेलीविजन रूल के अंडर में रहना चाहिए, 1994 का रूल है। सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने कहा है कि डिफेमेटरी प्रोग्राम टेलीविजन टेलीकास्ट बाई टीवी चैनल एंड सेड विच सर रिपोर्ट इज यूजेज एट मीन्स टू इंक्रीज टीआरपी अदर स्टार फॉलोइंग। तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी एक टीवी चैनल टीआरपी इंक्रीज करने के लिए कोई डिफेम प्रोग्राम चलाता है, ये सुशांत सिंह राजपूत का मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जैसे एक टीवी चैनल ने क्या किया कि उस न्यूज़ को दिखाने लगे तो उनकी टीआरपी अगर बढ़ती है तो अदर चैनल भी वही सोचते हैं कि हम भी ये दिखाएंगे तो हमारी भी टीआरपी बढ़ेगी। सो दैट इज द थिंग जो इन्होंने कही है एडवोकेट राजीव नायर जी ने। ओके, जस्टिस जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया सम ऑफ अस वर रियली यंग एंड वी यूज्ड टू फाइंड दूरदर्शन वेरी स्टिल, आई विश दूरदर्शन कम बैक, दे हैड सम लवली ब्रॉडकास्टर देयर। तो उन्होंने कहा कि हम जब यंग थे, हम जब नवयुवक थे, तब क्या होता था कि हम दूरदर्शन देखते थे। उन्होंने कहा कि मैं विश करता हूँ दूरदर्शन का दौर फिर से आ जाए। ब्लैक एंड वाइट टीवी ज़्यादा अच्छी थी इस कलर टीवी से, क्योंकि वहाँ पे डिफेम नहीं किया जाता था, क्रिस्टल क्लियर और एक सॉलिड फैक्ट के थ्रू जो न्यूज़ है वो सारी दिखाई जाती है। दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको भी समझना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ चैनल क्या दिखा रहा है और उस पर आपको फैक्ट भी देखने चाहिए। आप न्यूज़ चैनल पे देखेंगे कि बिना किसी फैक्ट के कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए जब नोट बंद हुई थी ना, तो अभी नोट में चिप वाला आया था। आपको बेस्ट कॉमेडी देखनी है ना, आप वो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि वो चिप ऑन 2000 नोट। तो 2000 के नोट के लिए लोगों ने क्या क्या बताया, मतलब कि जहाँ पे रखा रहेगा वहाँ से सिग्नल्स जाएंगे सैटेलाइट्स पे, तो सैटेलाइट्स उसको इंडिकेट करेंगी कि कहाँ पे नोट्स रखे हुए हैं, फिर पुलिस जाके उनको पकड़ लेगी। क्या ड्रामा था यार। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है तो आप ये सब टीआरपी के लिए तो कर रहे हो। गवर्नमेंट तो ये तो नहीं कहा कि उसमें चिप लगी हुई है। न्यूज़ चैनल ने खुली प्रोपेगेंडा बनाया, और सारे न्यूज़ चैनल्स ने जिन्होंने दिखाया, अगर आपको कॉमेडी देखनी है, आपका मूड ख़राब हो ना, आप जाके देखना चिप के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, मतलब अलग ही लेवल का स्वैग बना दिया उन्होंने, ठीक है। सो दैट इज़ अ थिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आईओएन जॉइंट क्लिनिकल ट्रायल इंडिया ट्रेनिंग नेशन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया कुछ नेशन को इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वहाँ से इंडिया दवा ले भी सकता है, ठीक है, और उनसे हेल्प भी मिल सकती है। अब कौन कौन सी कंट्रीज जिनको दे रहा है इंडिया ट्रेनिंग, ओके, तो इसमें श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल, अफगानिस्तान। तो इन सारी कंट्रीज़ के जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है। और मलेशिया को इंडिया ने कुछ ऐड भी प्रोवाइड किया है, अभी आगे उस बारे में हम बात करेंगे। ओके, लेट्स मूव फर्दर। मालदीव्स विजिट, सिंगला डिस्कस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद इंडिया हेल्प। जो श्रृंगला हैं फॉरेन सेक्रेटरी हमारे, वो अभी फॉरेन विजिट पे हैं, तो वो अभी मालदीव्स गए थे। तो मालदीव्स में 8 जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पहले बात हुई 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने की थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी जो स्पीड है उसको फास्ट करने के लिए इन्होंने उनको आश्वासन दिया है, डिस्कशन किया है, ठीक है। और जो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया को डीप अप्रिसिएशन दिया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, बिकॉज इंडिया ने 250 मिलियंस का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मालदीव्स को प्रोवाइड किया था ड्यूरिंग कोविड। तो उन्होंने थैंक यू बोला है, अप्रिसिएट किया है इंडिया को, ठीक है। और ये इस साल की फर्स्ट हाई लेवल बायलैटरल विजिट है फ्रॉम इंडिया साइड मालदीव्स के लिए। ओके, सो दैट इज द थिंग। गवर्नमेंट बिहार नीड्स एंड
रीडिंग वोल्टायर इन फ्रांस। तो इसमें बिहार की कंडीशंस और क्या करना चाहिए उसके बारे में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पढ़ना होगा। मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा, बिकॉज ये बिहार की कंडीशन नहीं है, सारे स्टेट्स की है। ओके, तो अगर मान लीजिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी भी हैं और को देख के गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या कंडीशन ही पूछता है, तो वो आप जैसे ये बिहार का है, आप इसको यूपी के लिए भी यूज कर सकते हैं, हरियाणा के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और रीडिंग वोल्टायर इन फ्रांस, तो वोल्टायर जो है ये कह सकते हैं एक फिलोसफिकल बुक है फ्रांस की। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ भगवत गीता है, तो उसमें आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ मतलब प्योरली फिलोसफिकल भगवत गीता, बट वहाँ पे फ़िलोसफी के बहुत सारे वो मिल जाते हैं हमें, ठीक है। मतलब कि अगर हमें फ़िलोसफी सही से समझनी है तो हमें भगवत गीता पढ़ लेनी चाहिए, उसमें सारे रॉन्ग और राइट सारे सब कुछ दिया हुआ है। तो उसी तरह फ्रांस में वोल्टायर है। ओके, तो उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। इसमें कुछ थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाएगा फ़िलोसफी के बारे में। ओके, ये बिहार वाला इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ये व्हाट नेक्स्ट फॉर फाइजर वैक्सीन, तो ये जितने सारे क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वैक्सीन हैव फाइजर एंड बायोटेक डेवलप्ड, व्हाट डू द अर्ली रिजल्ट से, ओके, डज द मीन द वैक्सीन विल रिसीव इमरजेंसी अप्रूवल इन द यूएस। ओके, 1 सेकेंड। ओके, नाउ विल इंडिया गेट एक्सेस टू द वैक्सीन, क्या इंडिया को वैक्सीन मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, 6-7 मिनट का वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। ये मैंने कल एक्स्ट्रा डिस्कस कर दिया था, मतलब कि मैंने स्पेशल एक सेपरेट वीडियो इस पर बना रखा है। ओके, हाउ डू द यूज मीडिया कॉल एन इलेक्शन, तो ये दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। बिडेन मूव फॉरवर्ड विद कोविड टास्क फोर्स एज ट्रम्प ट्राइज टू क्लिंग द पावर। तो अभी बिडेन ने क्या किया है, ट्रम्प ने जो कोविड के लिए काम किया था उसको समझ लीजिए एक हिसाब से रिजेक्ट करके ही एक नई टास्क फोर्स बनाई है कोविड के लिए, और टास्क फोर्स वर्क कर रही है कोविड को टैकल करने के लिए। ये बिडेन का एक नया स्टेप बताया जा रहा है, जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं उसको टैकल करके एक नई पॉलिसी या एक नई टास्क फोर्स बनाई गई है कोविड को टैकल करने के लिए। ओके, सुकई जो पार्टी है म्यांमार की, उसने विक्ट्री क्लेम कर दी है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, यूके ईयू में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, यूनाइटेड किंगडम में कौन सी कंट्रीज आती हैं, और यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। ओके, ए स्टेप फॉरवर्ड इन प्रॉमिस ऑफ अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप, तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो प्रॉमिस करती है कि लगभग 600 माइल पर आवर की स्पीड से ये कोई भी पर्सन हो या कोई भी गुड्स हो उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वर्जिन हाइपरलूप बिकम द फर्स्ट कंपनी टू कंडक्ट ए ह्यूमन टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी संडे इट्स 500 मीटर टेस्ट ट्रैक इन द डेजर्ट नॉर्थ ऑफ लास वेगास। लास वेगास में इसका टेस्ट किया गया, 500 मीटर का टेस्ट था ये, ठीक है। 2 लोग थे इसमें, तो उस पर एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया, जो कि एक लगभग जो एक्सपेक्टेड स्पीड है उतनी पकड़ भी रही है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि जो जी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उतना ज़्यादा नहीं लगा जितना प्लेन में लगता है, ठीक है। लेटरल फोर्सेस भी उतना हावी नहीं थे। सो दैट इज़ द थिंग। अभी इसमें होता क्या है अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप में, कि समझ लीजिए एक पाइप की तरह है, एक पाइप की तरह है, ठीक है। तो इसमें से ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि जल्दी आ सके। तो इसमें आप समझ ही सकते हैं ट्रैफिक तो होगा नहीं। ओके, दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसमें आप कितनी भी स्पीड पकड़ा सकते हैं, कितनी भी स्पीड से आप जा सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। ये एक नया स्टेप लेके जाएगा ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री में। अगर ये कॉमर्शलाइज्ड होता है तो ये नया स्टेप होगा। आप समझ लीजिए 600 माइल पर आवर, तो अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है तो आपको 5-5.5 घंटे लगेंगे। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। नहीं 5-5.5 घंटे नहीं है, आपको 1 घंटे से भी कम लगेंगे। ओके, 1 घंटे से भी कम लगेंगे। आप समझ लीजिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो ये बेनिफिशियल होगा। अभी इसमें इकोनॉमी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं। फैक्ट्स तो आप जानते ही हैं हर महीने चेंज होते रहते हैं। ओके, अभी जब वो हो गया फाइजर की वैक्सीन निकली तो स्टॉक मार्केट बूम कर गया। ओके, रुपीज़ की जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी होनी स्टार्ट हो गई, और डॉलर की वैल्यू है जो डिग्रेड होने लगी। अब होता क्यों है ऐसा, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए लोग पता चल गया कि भाई कोविड की वैक्सीन बन गई, अब लोग ज़्यादा ट्रेडिंग होगी,
जो इकोनॉमी बूस्ट करी तो लोग परचेज करना स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है अच्छी खासी, तो इसके थ्रू बूम करता है। ओके, नीड फर्दर स्टिमुलस टू ऑफसेट लॉस ऑफ वर्किंग आवर्स। तो एसबीआई रिसर्च, तो एसबीआई ने रिसर्च की है, उन्होंने बताया है कि बहुत सारे जो वर्किंग आवर्स हैं ड्यू टू कोविड लॉकडाउन वो हमारे अफेक्ट हुए हैं, जिससे जीडीपी हमारी जो है श्रिंक हुई है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि एक नया फार्मूला निकालना चाहिए जिससे जो वर्किंग आवर्स हमारे ख़त्म हुए हैं, जो जिन वर्किंग आवर्स की वजह से इतना लॉस हुआ है, हमारी जीडीपी डाउन जा रही है। उन्होंने कहा उन वर्किंग आवर्स को कोई भी ऐसा सिस्टम लाके उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए। कंपनसेट करने के बाद जो जीडीपी है वो फिर हमारी अच्छे ट्रैक पे आ सकती है। तो ये उन्होंने एक रिसर्च करी है। ओके, वाट यूजर इन्फॉर्मेशन कुड बी एट रिस्क। तो इन्फॉर्मेशन की बात की गई, कोई साइबर अटैक से इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ने को तो आप सारे न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। ओके, बट मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। बिना फालतू की चीज़ें डिस्कस करने का मतलब नहीं है। और दूसरी बात गाइज़, मैं मतलब कि ज़्यादा एडिटेड वीडियो नहीं बना सकता कि मैं बहुत ज़्यादा एडिट कर दूँ, स्लाइड्स बना दूँ और ये सारी चीज़ें, बिकॉज मेरे पास भी टाइम नहीं रहता। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, तो मैं उतने एडिटेड वीडियो नहीं बना सकता। अगर आपको एडिटेड वीडियो चाहिए देन यू कैन मूव ऑन फर्दर। कुछ लोग हैं जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, तो वो 1 घंटे में 2 एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। उस एडिटोरियल के बेस पे आपको एक क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, जैसे बिहार वाला भी मैं डिस्कस करके आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ। बट याद रखिएगा गाइस, उन क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आपके पास 4-5 पॉइंट होते हैं, तो वो जब आपको एक लेमैन आंसर लिखने की आदत हो जाती है ना, तो आपके सारे आंसर एवरेज जाने लगते हैं। ये याद रखिएगा, बिना पढ़े हुए किसी टॉपिक को कहीं भी आंसर राइटिंग स्टार्ट मत कीजिएगा। बिकॉज अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं ना, फिर आपने एक एडिटोरियल पढ़ा, वो भी खुद से नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ाया। ओके, उसके बेस पे आप आंसर राइटिंग करोगे, वो एक लेमैन आंसर राइटिंग होगी, और उस पर फिर आपको एक एवरेज आंसर लिखने की आदत पड़ जाती है। 4-5 पॉइंट लिखोगे, जनरलाइज पॉइंट, उसमें अगर आपको स्पेसिफिक नंबर चाहिए, आपका आंसर अट्रैक्टिव, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो पढ़ते ही जो एग्जामिनर है उसके दिमाग को हिट करने चाहिए कि हाँ ये इसने अलग लिखा है, यूनिक लिखा है। ये मतलब कि एग्जामिनर ने जो नहीं पढ़ा है ना, अगर उसको यूनिक लगेगा तो वो आपको नंबर देगा। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मानना है आप मान सकते हैं। ओके, रीडिंग वोल्टायर इन फ्रांस, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो फ्रांस में जो वो हुआ, जैसे कि एक जो टीचर थे, पहले हुआ था, एक जो टीचर थे वो जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनका कार्टून टाइप का कुछ दिखा रहे थे, तो उनको मार दिया गया। अभी जो मुस्लिम्स हैं उनमें से कुछ लोगों ने क्लेम किया कि राइट टू किल हमारा राइट है। ओके, तो उसके बाद भी उन्होंने 2-3 लोगों को किल कर दिया, मार दिया। जो वहाँ के जो नॉर्मल सिटीजन्स थे उनसे कोई लेना देना नहीं था, तो वो टेररिज्म कहा जा रहा है उसको। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रेफर्ड इंडायरेक्टली टू वोल्टायर, अंडरलाइन द फैक्ट दैट द एनलाइटमेंट विल नेवर ग्रो डिम। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने वही वोल्टायर जो बुक मैंने बोली थी उसी को उन्होंने अंडरलाइन किया, उन्होंने कहा पढ़ने की ज़रूरत है। और उन्होंने एक कोटेशन भी दिया था, एनलाइटमेंट विल नेवर ग्रो डिम, जो एनलाइटमेंट होता है वो कभी डिम नहीं होता। ओके, रीइन्वेंटिंग वोल्टायर इज फेल्ट मोर देन एवर। रीइन्वेंटिंग वोल्टायर मीन्स कैरिंग आउट ए 2-fold रिफ्लेक्शन। तो उन्होंने कहा वोल्टायर को रीइन्वेंट करना, रिवोक करना, जब लोग पढ़ेंगे तो 2-way रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फ्रांस में वो सही हो जाएंगी। Way of looking critically at our world away from stereotype. What we can learn from Voltaire is that not the very thing we think that make freedom, but the way we think about it. तो उन्होंने कहा कि वोल्टायर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल स्टीरियोटाइप से अवे आएँ या फिर उसको पढ़ना ही और उसको समझने बड़ी बात नहीं है। हमें राइट टू फ्रीडम चाहिए, लेकिन हम अपनी फ्रीडम को किस तरीके से देखते हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वोल्टायर सेड अस। तो वोल्टायर वही बता दिया कि जो हमारा फ्रीडम है वो कहाँ तक है। ठीक है, अपने फ्रीडम के लिए आप किसी दूसरे की फ्रीडम को ब्रीच नहीं कर सकते। फिलोसफिकल ओनली इन द कंडीशन, फिलोसफी इज अबव ऑल द अफर्मेशन ऑफ फ्रीडम टू थिंक। अगर फिलोसफी के बारे में कहीं लिखना आता है तो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हैं, फिलोसफी इज अबव ऑल an affirmation of the freedom to think. By definition, he or she who give the free rein to adultery and servitude to thought and come to murder is a fanatic. उन्होंने कहा
कि जो फ्री रेन देता है एडल्ट्री को और सर्बिट्यूड को, और अपनी थिंकिंग ऐसी बनाता है कि वो आके किसी को भी किल कर देता है। दैट्स वाई वॉल्टेयर विजय रेंटलिस्ट वार अगेंस्ट द फैंटेसिज्म दैट अपीयर्ड इन द कैथोलिक चर्च। तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से वोल्टेयर ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये रेंटलेस वार जो होती है फैंटेसिज्म के थ्रू, उसमें हेल्प कर सकता है। उसके बारे में इसने अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है, तो वही इसमें वोल्टेयर की तारीफ़ की गई है। We have only have been happy in England since everyone gained the right to speak in his mind freely। तो इंग्लैंड के एग्जाम्पल देते हुए वोल्टेयर में कहा गया है कि हम इंग्लैंड में तभी हैप्पी रह सकते हैं जब हमारा जो राइट टू स्पीक ऑफ माइंड है वो फ्री हो। ओके, वोल्टेयर की पॉइंट हियर इज दैट इट इज नेसेसरी टू अपलोड वन डिसएग्रीमेंट इन द पब्लिक। तो उन्होंने कहा किसी का भी डिसएग्रीमेंट किसी भी चीज़ पे हो तो उसको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुरान भी है वो भी क्रिटिसिज्म से छूटा नहीं है। उन्होंने गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और इनकी आइडियोलॉजी को भी कोट किया है कि इनकी आइडियोलॉजी भी जैसे इंडिया की है तो वो भी यूज़ की जा सकती है। गांधी तो बिलीव करते थे, इन्होंने बोला है इवन द टीचिंग देमसेल्फ ऑफ द कुरान कैन नॉट बी एग्जाम्प्ट फॉर क्रिटिसिज्म। तो गांधी ये मानते थे कि कुरान की टीचिंग है वो भी क्रिटिसिज्म से परे नहीं है, वो उसका भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। दैट इज़ द थिंग, मैंने आपको पहले बोला था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बुक्स जो हमारी फिलोसफिकल बुक्स हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं हमारी थिंकिंग में। अभी आप देखो, सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर से जो लोग खुद के अंदर बॉम्ब रख के आ जाते हैं ब्लास्ट कर रहे हैं, आप सोचिए उनकी ब्रेन वॉशिंग कैसे की जाती होगी कि कोई बंदा खुद उसको पता है कि वो मरने वाला है लेकिन दूसरों को मारने के लिए खुद भी मर जाता है। दैट इज़ द थिंग, ब्रेन वॉशिंग किस लेवल को थी आप समझ सकते हैं। अगर वो उन्होंने पढ़ा होता, अगर उन्होंने सही सही कुरान पढ़ा होता कि लाइफ क्या होती है क्या नहीं होता तो ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं करते। बट वो लोग कुरान पढ़ते नहीं है, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। दैट इज़ द थिंग। नाउ हमारा लास्ट जो एडिटोरियल पेज है, गवर्नमेंट बिहार नीड्स। तो बिहार के गवर्नमेंट क्या चाहिए या फिर उनके लोगों को क्या चाहिए, किसी भी वे में आप ले सकते हैं। ओके, तो इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है आपके लिए। ओके, इसमें लिखा गया है कि whichever party or combination form the next government in Bihar in the next few days has to avoid some intractable mistake being made across the country over the last 3 decades. Joe Biden in his victory speech spoke about leading not just with the example of their power but by power of their example। तो उन्होंने कहा कि जो बिडेन जब जीते हैं तो उन्होंने अपनी पावर दिखाई है, बट उन्होंने अपनी पावर का प्रेज़ नहीं किया। उन्होंने जो अपनी पावर का यूज करके जो काम किए थे उन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी पावर का एक्सप्रेस किया है। बट बिहार के यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करता है, बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अपने एग्जाम्पल को दिखा के हमने ये काम किया है अपनी पावर को रिप्रेजेंट कर सके, ये कहा जा रहा है। ऑल पार्टीज आर कम्पीटिंग टू रोल आउट मोर एंड मोर फ्रीबीज टू मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री चीज़ लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन वो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में देयर आर सेंट प्लान फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उन्होंने कहा कि बहुत टाइम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ पे की जा रही है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन की जा रही है। व्हाट बिगिन 1980s में इन्होंने कहा है क्या बिगिन हुआ था। इन्होंने कहा है मेजर टू हेल्प ओल्ड को हेल्प करना, पुअर को हेल्प करना, ठीक है, फर्म्स को हेल्प करना, ठीक है। और इन्होंने वो पहले भी ऑफ़र करते थे जो कलर टीवीज़ हैं, गोल्ड फॉर डॉटर्स, ठीक है, वेडिंग इन सम स्टेट। तो ये सारी चीज़ें वो ऑफ़र करते थे कि हम फ्री में करवा देंगे। 1980 से स्टार्ट हुआ है, बट एम्प्लॉयबिलिटी भी उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयबिलिटी होने के, बट व्हाट इज़ द एग्जाम्पल बीइंग सेट, व्हाट इज़ द पावर बीइंग विल्डेड। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो सेट किया जा सकता है, क्या वो कह सकते हैं कि हमने किसी के साथ, यार आप किसी की शादी करवा के, मान लीजिए आप किसी शादी में 10,000 रुपये दे भी दिए, तो वाट आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्टेट में आप शादी करवा रहे हो और आपको उनको फ्री चीज़ देके उनसे वोट लेने की कोशिश करो। बिहार के लोगों को भी ये समझना होगा। ओके, द नेक्स्ट गवर्नमेंट मस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एट इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी बिफोर कमिटिंग टू एनी मेजर लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन। तो उन्होंने कहा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी उसको चाहिए कि इकोनॉमी पे आउटलुक करे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से जो कमिटमेंट है उसको वो करना चाहिए। इन्होंने डेटा दिया कोविड का, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो उसमें यही है कि उनकी पर कैपिटा इनकम बिहार की कम हुई है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। ओके, एंड जो
जो जीडीपी है, जीडीपी मतलब कि वही बिहार की जो स्पेशल जो रेवेन्यू का सिस्टम है उसके हिसाब से कहते हैं, वो भी कम हुआ है, ठीक है। वाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है सोन इनकरेजिंग इम्प्रूवमेंट, तो उन्होंने कहा है लेकिन जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसने इनकरेजिंग इम्प्रूवमेंट दिखाया है। बिहार डज नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, पॉवर्टी कंटिन्यू टू बी हाई, एम्प्लॉयमेंट मच एबर द नेशनल एवरेज। तो उन्होंने कहा कि जो ये कहते हैं ऑथर कि पॉवर्टी जो है हाई है, एम्प्लॉयमेंट जो नेशनल एवरेज है उससे भी हाई चल रहा है बिहार में। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू बिहार इकोनॉमी जस्ट 8.7%। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है बिहार की जो इकोनॉमी है उसमें केवल 8.7% का कंट्रीब्यूट करता है। एंटरप्रेन्योरशिप सीम टू बी सिस्टमेटिकली डिक्रीज इन द स्टेट, बिहार इज ओनली middle state in the country from where not a single company was trading on BSE or NSE in 2017। तो 2017 में बिहार इतना पॉपुलेटेड स्टेट, इतने लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन बिहार की एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE में ट्रेडिंग करती हो, ठीक है। तो बिहार वालों के लिए हम पीपल्स को कुछ नहीं कर सकते, बट गवर्नमेंट को भी एड प्रोवाइड करना चाहिए, ओके। बिहार कंटिन्यू टू गंगोत्री सप्लाई अनस्किल्ड लेबर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा बिहार जो है, ऑथर कहते हैं कि बिहार जो है गंगोत्री है। किस चीज़ की गंगोत्री है? ये जो अनस्किल्ड लेबर हैं, ये लेबर्स को प्रोवाइड करती है रेस्ट ऑफ इंडिया। तो बिहार से अभी आप बाहर जाएंगे ना तो लोग बिहारियों को वही कंसिडर करते हैं कि वो लेबर होंगे, एक स्टीरियोटाइप बन गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, बिहार के लोग बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट पे भी हैं। बट लुक एट द मैनिफेस्टो इन द इलेक्शन पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटिंग पिक्चर। तो उन्होंने कहा, बट ऑथर कहता है कि जो मैनिफेस्टो है पार्टीज़ का उसको आप देखिए, डिसअपॉइंटेड पिक्चर मिलेगी आपको। बीजेपी 19 लाख जॉब के लिए बोल रही है, आरजेडी करिए 10 लाख, ठीक है। अब बीजेपी ने कहा हम 4 लाख डायरेक्ट जॉब देंगे, आरजेडी ने कहा हम 10 लाख डायरेक्ट जॉब देंगे, ओके। अभी आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, देखिएगा आज रिजल्ट आने वाला है, देखिए कौन कितने लाख जॉब देता है, कोई कुछ नहीं देता है। तो कांग्रेस एंड जेडीयू प्रॉमिस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और फार्म लोन वीवर। तो अभी जेडीयू और कांग्रेस ने कहा कि हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देंगे, ठीक है, और जो फार्मर्स के लोन है उनको भी माफ़ कर देंगे। आरजेडी ने तो ये भी कह दिया कि राम सीधे का टेम्पल भी बनवाएंगे, ठीक है। लोन वीवर एंड एम्प्लॉयमेंट इज दिस फ्यूचर बिहार। तो उन्होंने कहा कि टेम्पल बनवाना, लोन माफ़ करना, अनएम्प्लॉयमेंट की बेनिफिट देना, क्या ये बिहार का फ्यूचर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट दे भी दोगे, कितने दिन तक आप दोगे? आपकी गवर्नमेंट कितने नहीं, यहीं पर आपको ये करना चाहिए था। आप कंपनीज वहाँ पे सेटअप करवा सकते हो, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवा सकते हो। तो दैट इज़ द थिंग। नो मेजर रिक्रूटमेंट टेकन प्लेस इन स्टेट विदाउट कंट्रोवर्सी अबाउट नेपोटिज्म, मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी वैकेंसी बिना नेपोटिज्म, बिना करप्शन के हुई नहीं है। लोग एग्जाम देते हैं 4-4, 5-5 साल तक रिजल्ट नहीं आता है। द नेक्स्ट गवर्नमेंट मस्ट टैकल हेड ऑन इलेक्शंस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टी टू ग्रैपल द फंडामेंटल इशू ऑफ द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। उन्होंने कहा जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको चाहिए कि वो जो फंडामेंटल इशू है उसको करे, उसको सही करे, जैसे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को सही करे, लाइक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको जो सही करे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्लाइन जो है उसको सही करे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। और लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया टास्क टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने कहा नहीं, जो गवर्नमेंट है उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वैलिडेशन इन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री। तो इन सारी चीज़ों में उनको वैलिडेशन जो नई पार्टी आएगी उसको करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, फॉर दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और जो नीचे एक एक्सप्लेन पेज था फाइजर का, वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।